तो नेशनल अड्डा पर आपका स्वागत है। आज हम आपको पता है कि नेशनल अड्डा का जो अप्रोच है वो ग्रास रूट लेवल पर जहां भी पहुंचती है टीम वहां के इमर्जिंग इश्यूज पर आपसे बात करती है। इसी सिलसिले में हमारे साथ जुड़ रहे हैं अनूप कुमार चौधरी जी, जो शिवराज नगर पालिका वार्ड नंबर 7 के वार्ड अध्यक्ष हैं। आप हमारे साथ जुड़े हैं सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस इंटरव्यू में। ठीक, धन्यवाद। आपसे हम ये जानना चाहते हैं कि आप अभी यंग हैं और आप वार्ड अध्यक्ष बने, तो आपका जर्नी कहाँ से शुरू हुआ, कैसे यहाँ तक आप पहुंचे? अब हमारा मतलब शुरू से ही उद्देश्य था कि लोगों का सेवा करना। हम पहले उसमें किसान यहाँ देखे तो हमारे बगल में एक चीनी मिल था और वहाँ जो मतलब धनी धनी किसान थे वो सब तो डायरेक्ट अपना मिल मालिक से अप्रोच बना के अपना पैसा वगैरह ले लेते थे, लेकिन जो गरीब किसान थे उनको देखने वाला कोई नहीं था, उनके विषय में सोचने वाला कोई नहीं था। और ये काम थे भी तो बेचारे प्रॉपर काम नहीं कर पाते थे। तो हम वहाँ शुरू से ही संघर्ष किए, वहाँ एक इस यूनियन का गठन करवाए और उसके बाद वहीं से मतलब हमारा राजनीतिक क्षेत्र में अथवा सामाजिक क्षेत्र में हमारी यात्रा प्रारंभ होती है। आपसे मेरा दूसरा सवाल है कि यहाँ का शिक्षा का स्तर क्या है, और जो आपके यहाँ अभी रजत प्रताप शाह हैं या अभिषेक शाह हैं, इन्होंने एजुकेशन के लिए क्या किया, आपके नजरिए से अगर देखना चाहें? अब देखिए, यहाँ का शिक्षा तो बहुत बेहाल था है ना। अब देखा जाए तो अब दुनिया कहाँ से कहाँ पहुँच गया, लोग अब आकाश में पहुँच गए, चांद पर पहुँच गए है ना। और यहाँ देखा जाए तो अब शिक्षा का स्तर एकदम पूरे नेपाल के कंटेक्स्ट में अथवा इसके मतलब पेरीफेरी में बात किया जाए तो बहुत पिछड़ा था। आज देखिए, यहाँ इंटरमीडिएट पास होने के बाद में कोई बैचलर पढ़ने के लिए अच्छी व्यवस्थाएं नहीं थी। आज उसी अब इसमें अब चुनाव हुआ, हम तो मतलब जगह जगह पे आवाज उठाते थे कि इस क्षेत्र में देखिए आदमी का यदि 2-3 इशू पे सरकार ध्यान दे दे तो वह क्षेत्र सुधर जाता है। अब देखिए, अब जैसे शिक्षा हो गया, शिक्षा पर जितना ध्यान सरकार को देना चाहिए था उतना नहीं दे पाए। और सरकार कब ध्यान देगी, जब वहाँ के जनप्रतिनिधिगण उस ध्यान आकर्षण करवाएंगे कि यहाँ क्या क्या समस्याएं हैं ने, तब सरकार का उस पर नजर जाएगा और उस समस्या का समाधान होगा। आज देखिए, अभी जैसे पहले एक दौर था, भी आपको उदाहरण भी दिया है, जैसे एक दौर था कि लोग पहले पढ़ाई लिखाई करते थे कि हम नौकरी पा जाएंगे, यह करेंगे वह करेंगे, लेकिन हमारे हिसाब से अब ये एजुकेशन मतलब केवल नौकरी के लिए ही नहीं, हर एक क्षेत्र में यदि आप एजुकेटेड नहीं है तो आपका मतलब समझ लीजिए कि जीवन का बहुत बड़ा मायने नहीं होता है। आज वैवाहिक प्रसंग की बात किया जाए, एक बात और जानना चाहता हूँ कि आपके वार्ड नंबर 7 में कितने डिग्री कॉलेज हैं जहाँ से कोई ग्रेजुएशन कर सके? यहाँ हमारे वार्ड में नहीं, हमारे वार्ड में नहीं, इस क्षेत्र में डिग्री कॉलेज नहीं है। अभी भी नहीं है डिग्री? अभी भी नहीं है। तो क्या आप लोग किसी अपने जनप्रतिनिधि जो यहाँ के सांसद हैं, मेयर हैं, या कोई इससे बड़े ऑफिसर हैं या एजुकेशन मिनिस्ट्री में आपने कोई अप्रोच किया कि यहाँ कुछ ऐसे एजुकेशन के सिस्टम लाए जाए? बिल्कुल बिल्कुल, हम देखिए अभी छोटा सा वार्ड अध्यक्ष है नेपाल सरकार के उस हिसाब से, और उस हिसाब से हम कई बार नेपाल सरकार का ध्यान आकर्षण करवाए। 22 गाविसा तत्कालीन समय में 22 गाविसा से हम मतलब डाटा कलेक्शन किए, उसको ले जाके मंत्रालय में जमा किए कि यहाँ ये आवश्यकता है, और किए। वो सब कहे ठीक है, हम विचार करेंगे। कुछ विषय पर वो सब काम भी किया है ना। अब तो और विषय पे जैसे देखिए यहाँ मतलब कुछ परेशानियां हैं। देखिए जैसे
मालपोत कार्यालय हो गया, पहले ही बहादुरगंज में आपका जेल अड्डा यही था, मालपोत कार्यालय ही था, अदालत का कार्यालय ही था, लेकिन यहाँ से सब बिखर गया। क्यों बिखर गया? इसलिए शायद बिखर गया होगा कि वहाँ के जनप्रतिनिधि या तो उनका मतलब कोई निजी स्वार्थ रहा होगा, वो सब भगा दे होंगे, या तो उनके पास क्षमता नहीं था, उसका मतलब वो अयोग्य थे। आज आवाज उठाए कि कम से कम इस अगर क्षेत्र का वो देखा जाए तो बीच का भाग बहादुरगंज पड़ रहा है। अच्छा, आपसे अब बहादुरगंज में क्यों एक नहीं? बात और जानना चाहेंगे कि जो यहाँ एडमिनिस्ट्रेशन के एग्जाम्स होते हैं, जो सीडीओ बनते हैं या इस तरह के लेवल पे जो जाते हैं, तो क्या आपके वार्ड से इस तरह के बच्चे भी निकल रहे हैं या नहीं, जो हायर लेवल पे अधिकारी बनते हैं, कोई पॉलिटिशियन? तो शुरुआत है, अब धीरे धीरे लोग जा रहे हैं ना। अभी तक तो एकदम सीमित। आपको जैसे बता दें कि जैसे यहाँ अब देखा जाए तो ये क्षेत्र पहले तो एकदम समृद्ध था, लेकिन बीच में ऐसा समय आया कि वो बढ़िया से प्रतिपादन नहीं हो पाया। आज देखिए 64 साल में मतलब यहाँ पूरा मतलब मोहित खां जी की हत्या हो जाती है, और जो एक बड़ा उसमें तमाम लोग बेचारे बेगुनाह लोग मतलब उस घटना में अनावश्यक रूप से मर जाते हैं अथवा उसमें फंस जाते हैं ने। उससे पहले घटना हुआ, मिर्जा दिलशाद बेग जी इस क्षेत्र के सांसद थे, उनका घटना हो गया, कुछ दिन तक वह मैटर चला। फिर तो ये विकास के क्रम में एकदम पीछे छूटता रहा। उसके बाद में नेपाल का जब ये माओइस्ट पीरियड आया शुरुआत में, तो यहाँ मतलब ये अब लोग क्या क्या समझ के 64 साल में जब मोहित जी का घटना हुआ अथवा उससे पहले भी एक दो घटना हुआ था। का जो घटना हुआ था बहुत लाइमलाइट में आया था, ये क्या था आखिर, बहुत दर्शकों को अगर आप बताना चाहें। अब अभी नेपाल सरकार घटना कैसे हुआ, उसके दोषी कौन है, आरोपी है, अभी मतलब कुछ उस विषय पे काम नहीं कर पाया। अब उसमें तमाम बेचारे नेपाल सरकार मतलब नेपाल के तमाम व्यापारियों का अरबों रुपया से ज्यादा का गाड़ी जला दिए लोग, कई लोगों की हत्या हो गई है ने। और ये सब बेकार। और उस दौरान मतलब इतना मतलब नेपाल में जितने लोग रहते हैं हमारे हिसाब से, चाहे वो पहाड़ी मूल के हों, चाहे मधेसी मूल के हों, चाहे मुस्लिम हो, हिंदू हो, सिख हैं, वो सब नेपाली हैं, है ना। अब लोग उतना बीच में इतना मधेसी और पहाड़ी के विषय में इतना कन्फ्लिक्ट बनाए कि लोग एक दूसरे का मतलब चेहरा देखना भी नहीं पसंद करते थे। अब उस दौरान तो कई बार हम सब भी शिकार हुए हैं ना, लेकिन हम तो शुक्रगुजार हैं इस क्षेत्र के। जैसे अगर कोई भी पहाड़ से व्यक्ति उतरता है, पहाड़ से जैसे हम मान लीजिए निबिहावा में रहते हैं, तो यदि हमको यहाँ से पलायन करना होगा तो या तो यहाँ से अधिक कहीं ज्यादा सुख सुविधा पाएंगे तब यहाँ से पलायन करेंगे, या तो यहाँ भूत पीड़ित हो जाएंगे तो पलायन करेंगे ना। तो पहाड़ से कोई भी वहां से पलायन करता है। पहाड़ में क्या है, आज भी देखा जाए तो ना वहाँ बिजली का व्यवस्था है, ना पानी का व्यवस्था है, ना सड़क का व्यवस्था है। तो लोग कहते हैं कि चलो कहीं मतलब तराई में चला जाए, और वहाँ जाएंगे तो अपने बच्चों को पढ़ा देंगे, कुछ व्यापार कर लेंगे, दो पैसा कमा लेंगे, हमारी रोजी रोटी चलेगी, और कम से कम लड़के जब पढ़ लिख लेंगे तो वो जाएंगे। चाहे यहाँ देखिए अर्घा खांची हो गया, पालपा हो गया, और रोलपा प्यूठान, वहाँ से बेचारे उतरे। तो अगर हमारा वही कहना है, अगर ये बहादुरगंज पहले से ही यदि विकसित रहा हो, मतलब वो था या डिग्री कॉलेज होते, तो आज वो लोग जो पहाड़ी लोग वहां से मतलब जिस उद्देश्य से उतरे हैं, तो सब शायद चन्नौटा नहीं रुकते, वो सीधे सीधा आके बहादुरगंज बसाई सराय करवाते। सर, आपसे एक चीज और जानना चाहेंगे कि यहाँ जो बहादुरगंज में हॉस्पिटल है, हाँ, ये आँख के लिए बहुत प्रसिद्ध था, इवन इंडिया से बहुत लोग जांच कराने आते थे। अभी कुछ कम हुआ नजर आ रहा है, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? क्या हॉस्पिटल की स्थिति है, या यहाँ के लोग कितना सुविधा उठा पा रहे हैं? नहीं, यहाँ के लोग देखिए, अब देखिए पहले हाल यदि ये तो यहाँ के जो मतलब गोपाल बहादुर साहब जी के परिवार के लोग थे, वो बेचारे अपना धन संपत्ति भी दान किए है ने, वहाँ हॉस्पिटल बनाए। यहाँ दूर दराज से, भारत से भी है ने, विदेशों से भी लोग अपना मतलब इलाज करवाने के लिए यहाँ पहुँचते थे।
हम ही सबको पहले यदि आंखों में कोई समस्या रहती थी तो या तो इंडिया जाना पड़ता था या तो भैरहवा जाना पड़ता था। अब 99% आदमी अपने आंखों का इलाज यही करवाते हैं। ठीक है, हम सब भी यही मतलब प्रत्येक वर्ष शिविर लगवाते हैं। और कई ऐसे यहाँ ऐसे ऐसे गरीब है वो बेचारे जान ही नहीं पड़ते हैं कि हमको मोतियाबिंद हो गया अथवा आँख में कोई समस्या हो गया।